को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और वर्तमान अगर कहा जाए तो हम लोग के कंट्री में लोकतंत्र सिस्टम चल रहा है। नेता नहीं हुआ, ये तो पक्ष का नेता हुआ, और शेष जितना भी नेता हुआ वो सारा कुछ क्या ना विपक्ष का नेता है। जैसे आप सोशलिस्ट पार्टी को देख सकते हैं, इतना वोट मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे इससे कहीं 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ हो गया। कम्युनिस्ट हो गया, पीपल पार्टी हो गया, और आई फॉर क्या हो गया, इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी आप जानते हैं कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ठीक है, हंसते हंसते क्या किए, फांसी पे क्या हुए, चढ़ गए। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अनुराग सर आपका अपना YouTube चैनल योद्धा एकेडमी आर्ट्स पर एक बार पुनः इकबाल करता है, स्वागत करता है। माय डियर स्टूडेंट, आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो क्या करना है कि जल्दी से जो है उस वीडियो को देख लेना है। और ये पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट वे में आपका दूसरा चैप्टर है, एक दलीय प्रभुत्व। ठीक है, एक दलीय जो है ये आप देख रहे हैं, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना कि ये गुरुजी इसमें क्या क्या होने वाला है, तो इसमें ये आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे होंगे वोट, दैट मीन्स ये सब जो भी हैं ये सब वोट देने जा रहे हैं। आपके गांव में भी क्या होता होगा कि वोट वगैरह सब के सिस्टम होता होगा। ठीक है, तो वोट गिराने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये मन में थॉट आता होगा कि सर सबसे पहली बार पहली दफा कब भारत में वोट की शुरुआत हुई, किस प्रकार से वोट वगैरह सब होता है, तो उन सारे चीजों के विषय में ही हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम एक बार फिर से कहें कि जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को, नए पुराने जो भी हैं हमारे मित्र, ठीक है, इस पूरे वीडियो को वॉच करने पर आपको ऐसा लगेगा कि इस बार जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछने की संभावना है वो सारी प्रश्नों को उठाया गया है। दैट मीन्स कहा जाए वन शॉट में कि आपका इस क्लास में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गैस क्वेश्चन सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट बिना किसी देरी का इसको क्या करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? लर्निंग ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भूमिका देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम आपको जैसा कि पता है कि ये आपका अध्याय 2 हो गया, और चैप्टर 1 दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं? पहला अपना है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस की स्थिति। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख विपक्षी दल। कहिएगा गुरुजी विपक्षी दल क्या होता है? तो अभी तो टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, फिर विपक्षी दल के विषय में भी हम लोग अंदर में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। फिर मतदान के बदलते तरीका, चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन, समाजवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने यहां पर देखे हैं, ठीक है, ये आप देखे ये यहां पर जो है लोकतंत्र, ध्यान दो बच्चों, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां, इसी टॉपिक को माय डियर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समझाएंगे, फिर देन इसको समझाएंगे, फिर इसी तरह से आपका ये चलेगा, ये इस प्रकार से सारा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को एक बेहतर अंदाज से। माय डियर स्टूडेंट्स, लोकतंत्र स्थापित, ठीक है, लोकतंत्र स्थापित, ध्यान दीजिएगा, ये जो लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौतियां हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने देश की बात करते हैं, ठीक है, यदि देश की बात करते हैं मित्रों, तो देश किस समय की अगर टाइम की बात किया जाए, तो टाइम ये हमारा रहेगा 1947 में देखने वाले हैं, 1947 के आसपास। और उस समय क्या स्थिति थी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार जो हम लोग पे दबदबा बनाया हुआ था, उन दबदबाओं को हटाकर हमारे वीर, ठीक है, हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी, आप जानते हैं कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ठीक है, हंसते हंसते क्या किए, फांसी पे क्या हुए, चढ़ गए। ठीक है, और उन्होंने युवाओं को एक ट्रूथ वाली मार्ग को दिखाया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक सच्चे रास्ते को दिखाया कि किस तरह से जो है हम अंग्रेजों से लड़े। उसी तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स
जो है उसी तरह से प्यारे स्टूडेंट सुखदेव राजगुरु जो जिस मार्ग पे चले उसी मार्गों पे युवा को चलना था। ठीक है, यही मेरा बोलने का मतलब था। तो आइए ध्यान देते हैं, लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौतियां थी वो चुनौतियां यह थी कि जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसमें क्या था कि आधा से अधिक आपका क्या था, अशिक्षित। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब बोले तो क्या, शिक्षा बिल्कुल जीरो, स्वास्थ्य बिल्कुल जीरो, यानी स्थिति बहुत ज्यादा क्या था, जो है दैनिक था। फिर जो है देन राजतंत्र भी था, कुछ राजाओं यह कहते थे कि हमें लोकतंत्र क्या है नहीं पसंद है। कहेंगे गुरुजी एक चीज हमको बताइए, लोकतंत्र आपने ये चीज बोले कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र और इधर आपका हो गया राजतंत्र, क्या होता है दोनों ये पहले बताइए। तो बच्चों लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि राजाओं के द्वारा किए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। राजाओं के द्वारा किए गए शासन को हम क्या कहेंगे बच्चों, लोकतंत्र कहेंगे। इसके द्वारा जो शासन किया जाता है किस पे, ये देख रहे हैं ना, ये लल्लन टॉप को, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रजा है। तो राजतंत्र में प्रजा होता है, लोकतंत्र में जनता नहीं। और कहिएगा गुरुजी ये क्या होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो संविधान में निहित कानून है उसके आधार पर किए गए शासन को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और वर्तमान अगर कहा जाए तो हम लोग के कंट्री में लोकतंत्र सिस्टम चल रहा है, उसी में आप लोग चुनाव होता है, आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये सारा चुनाव आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसके विषय में हम लोग जानते हैं। यहां पे यदि हम बात करें तो अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, अर्थात देश निर्माण की क्या थी, चुनौती थी कि आखिर कैसे हम लोग देश का क्या करेंगे निर्माण। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कारण उसके जो शासन था उस शासन प्रशासन के कारण कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा क्या मिला था, नुकसान मिला था। राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है। दैट मीन्स राजनीतिक गतिविधियों का जो उद्देश्य है वह किस प्रकार से इस गतिविधियों को एक्सेप्ट कर सकता है जनता, क्योंकि जनता को अच्छा लगेगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा बच्चों, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते चुनने का फैसला किया। कौन से रास्ता चुनने का फैसला किया बच्चों, वही रास्ता, वैसा रास्ता चुना जाए जो जनता के हित में हो, ये राजनीतिक मुद्दे को बनाया गया। हालांकि कहिएगा अक्सर ऐसा थोड़ी हो रहा है, आज के समय में नेता को किसी प्रकार का मतलब ही नहीं है जनता से, बस वही पंचवर्षीय योजना में मतलब दैट मीन्स 5 साल के बाद खोजेंगे कि कहाँ है जनता बाबू, हमरे वोट दीजिएगा। तो ये एक अलग बात है, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, संविधान 26 नवंबर, बच्चों इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। कहा जाता है कि जो संविधान है ना ये 26 नवंबर 1949, संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। दैट मीन्स ये जो संविधान है इस पर अंगीकृत होने के बाद हस्ताक्षर किया गया। दैट मीन्स जो है इस प्रकार से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद बच्चों यह संविधान 26 जनवरी 1950 को दैट मीन्स पूर्णतः रूप से अमल मतलब क्या होता है, लागू होना, ठीक है, देश में संपूर्ण रूप से क्या होना, लागू होना। 26 जनवरी 1950 में माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, संविधान लागू हो गया। और इसी कारण से प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में छापना। स्वाधीनता दिवस मनाते हैं कि गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो कहेंगे बच्चों कि गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। देश गणतंत्र हुआ अर्थात संविधान के सूत्र में बांधा गया।
चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये कार्टून के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये नेता लोग जो है, ये क्या है ना, ये संसद भवन है और इस संसद भवन की ओर मन में बना रहा है कि कौन बनेगा संसद और कौन उस जो है ना चेयर पे, उस सुनहले चेयर पे बैठेंगे। तो ये अपने मन में अपना पूरी पका रहे हैं, देख रहे हैं ना, कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, नहीं वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र स्थापित करने में जो चुनौतियां हुई होगी देशों के अंदर, उनको हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास किए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे भी होंगे। बच्चों, इसके विषय में जरूर आप लोग कमेंट में छाप देना कि क्या सर मतलब सर के द्वारा जो पढ़ाया गया उसका कैसा जो है लगा समझाने की तरीका। चलिए बच्चों, फिर हम लोग चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग का गठन, याद रखिएगा, भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं जनवरी 1950। क्या बोलेंगे बुआ? जनवरी 1950 में, है ना, जनवरी 1950 में क्या हुआ? चुनाव आयुक्त का गठन हुआ। ठीक है, क्योंकि चुनाव आयुक्त का गठन होगा तभी तो चुनाव संभव है। कहिएगा बिल्कुल हाँ सर, चुनाव आयुक्त होना चाहिए। और जो पहले चुनाव आयुक्त हैं, पहले चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन थे पहले चुनाव आयुक्त? तो ये प्यारे बच्चों सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। याद रखिएगा, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जो है देश में 17 करोड़, ठीक है, मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने गए थे। कितना? 489। और विधायक के लिए बच्चों 32 विधायक क्या हुए थे? विधानसभा में विधायक चुने गए थे। और टोटल अगर मतदाता की संख्या कहा जाए तो 17 करोड़। तो बच्चों अब यहां पे ये देखना है कि इन मतदाताओं में जो टोटल मतदाता था, उन मतदाताओं में मात्र 15% क्या थे? साक्षर। साक्षर मतलब हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की जो संख्या थी वो प्रतिशत में यदि बात किया जाए तो मात्र कितना? 15% जो है 15% जो है मात्र आरक्षण नहीं, यहाँ पे साक्षर। साक्षर मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय वोटिंग के लिए थे। इस कारण चुनाव आयुक्त को, अब देखो 100 में कितना, अगर 100 की बात करें, परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं 100 में, और 100 में मात्र 15% की बात करें, ये था साक्षर, ये था साक्षर, और ये सब क्या था? निरक्षर। दैट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कितना? 85% प्लस 15% इज इक्वल टू कितना? 100%। तो मात्र 15% था पढ़ा लिखा और 85% जो था अनपढ़ था। बहुत सारे देशों को, जैसे यूरोप महादेश के कई देशों, यूरोप महादेश में कई देशों को ऐसा लग रहा था भारतीय चुनाव को लेकर कि कैसे संभव है लोकसभा वहां, क्योंकि वहां पर तो बहुत अनपढ़ था। लेकिन हमारे जो चुनाव आयुक्त जो अधिकारी थे, इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से चुनाव करवाए कि सबके मुंह पर क्या लग गया बच्चों? ताला लग गया। ठीक है, मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारी को नियुक्त किया। अर्थात जिसको अगर नहीं आएगा वोट वगैरह सबके समझने के लिए किसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसको कम से कम चुनाव चिन्ह दिखा के बता सकते हैं कि ये ना, जैसे कि समझे ना, ऑब्वियसली हम लोग के यहाँ भी दादी माँ सबको नहीं दिखता है तो बोल देते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे फलना छाप मामा ओकरे वोट दियो ना। तो ऐसा होता है। चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया कि आप किस प्रकार से जनताओं को बताएंगे ताकि उसको चुनाव में दिक्कत नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में। भारत में चुनाव आयोग का, भारत में यदि हम बात करते हैं, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। 17 करोड़ मतदाता थे, 3200 ठीक है विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। मतलब लोगों को क्या थे? चुनने थे, चुनना पड़ेगा। और इन मतदाताओं में
15% ही क्या थे? आरक्षण, दैट मीन्स साक्षर। 15% ही क्या थे? साक्षर। और साक्षर मतलब बाबू पढ़े लिखे लोग थे। और शेष 85% जो है वो अनपढ़ थे। इसलिए चुनाव आयुक्त को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का दबदबा क्या रहा? नहीं, दबदबा की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो है उसका क्या महत्व रहा, क्या वोट बैंक रहा, क्या चुनावी क्षेत्र में उसका योगदान रहा, उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले 3 चुनावों में कांग्रेस की जो स्थिति थी उन स्थिति के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जो है ना, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कहते हैं, सीधा सीधी इसको कहा जाता है कांग्रेस पार्टी। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी अत्यधिक प्रचलित था। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। स्वाधीनता संग्राम की विरासत मतलब जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, जब भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। और आजादी के बाद जो है अधिक से अधिक संविधान को लेकर कार्य करने का, देश को लेकर कार्य करने का मौका क्या हुआ? मिलता रहा। जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीतिक में सबसे बढ़िया हीरो कह सकते हैं। इसी को हमने कहे क्या? करिश्माई, मतलब बहुत चमत्कारी नेता थे। ठीक है, नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की थी। अर्थात कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव का अगुवाई करने का मतलब है कि चुनाव जो हो रहा था कांग्रेस पार्टी का, इसमें जो योगदान था सबसे ज्यादा किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का हम कह सकते हैं। और पूरे देश का क्या किए थे? दौरा किए थे। एक बात बता दें आपको, थोड़ा सा चीज को समझिएगा। अगर हम कहें प्रथम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, ठीक है, प्रथम आम चुनाव, तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करते हैं द्वितीय आम चुनाव की, तो ये आपका हुआ था 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1951 में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अधिक से अधिक जो चुनाव हुआ था 1952 में से। फाइनली अगर पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव कब, मतलब प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, अगर ऑप्शन में 1952 दिया हुआ तो 100% जो है आप लोग 1952 को ही टिक करेंगे, क्योंकि यही मोटा मोटी माना जाता है। आपके एग्जाम में 1952 ही दिया जाता है। यदि ऐसे ड्यूरेशन में दिया है 51 से 52, 52 से 56, तब ये मतलब 1951 से 52 वाला ऑप्शन आप लोग ले लेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम आपको बताएं कि ये आपका 1952 हो जाएगा। ये 5 साल का चुनाव, 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो ये 57 हो जाएगा। और इसके बाद यदि हम तीसरे, ध्यान दीजिएगा, तीसरे चुनाव की बात करें तो इसमें 5 साल क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी 1962 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 चुनाव हुआ और तीनों आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी था, इन कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा रहा। ठीक है, और तीसरे चुनाव के कार्यकाल के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बेचारे क्या रहे? नहीं रहे, जिसके कारण जो है कांग्रेस में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। और बहुत बड़ा संकट पैदा होने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अपना वागडोर, दैट मीन्स पार्टी में लोगों का कहना था कि नहीं, जवाहर बाबू का निधन हुआ है तो उसकी पुत्री यदि प्रधानमंत्री पद से क्या हुए खड़ा हो तो ज्यादा चुनाव माहौल में क्या होगा? बढ़िया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो पैर खींचने का काम करते थे उसमें, कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग महिलाओं को नहीं खड़ा करके हम खुद खड़ा होंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं सब बातों से कांग्रेस में फूट पड़ गई। ठीक है, और फिर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी क्या हो गया? कमजोर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में 364 सीट जीती।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं बच्चों कि ये 364 सीट की क्या हुई थी, जीत हुई थी। जीत हुई थी किसका, कांग्रेस पार्टी का। कितना में, तो 489 में कितना, 364 सीट हासिल किए थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या था, सीट हासिल किए। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पर है, और इसको मात्र 10% सीट हासिल हुआ। कितना प्रतिशत, 10%। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितना प्रतिशत प्रथम आम चुनाव में सीट मिला था, 10%। ठीक है। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, ठीक है, और तीसरा 1962 में, जो कि अभी हम आपको बता ही दिए थे थोड़ी देर पहले। इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी। उसे 3/4 सीट मिली। 3/4 पुनः क्या हुआ, सीट मिला। ठीक है बच्चों। और कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीट जीती थी उसका दशांक, ठीक है, दशांक भी कोई विपक्षी, मतलब 10वां भाग भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी थी। जितना कांग्रेस ने सीट को जीते थे उसका दशांक मतलब हुआ उस सीट का 10वां भाग, मतलब 10 टुकड़ा में बांट दीजिए, एक भाग भी जो है वो क्या कर पाए, जीत नहीं पाए। अब आइए हम लोग प्रमुख विपक्षी दल के विषय में जानते हैं। किसके विषय में, प्रमुख विपक्षी दल। अच्छा बाबू एक बात बताओ कि विपक्षी दल क्या होता है, कहेंगे गुरुजी बताइए। तो विपक्षी दल के विषय में थोड़ा सा हमको क्या कीजिए, विपक्षी दल के बारे में बताइए कि ये विपक्षी दल क्या होता है। तो देखिए, जो जीत गया, जो हम ऐसे कह सकते हैं, जो जीत गया वो क्या हुआ, पक्ष। जो चुनाव में जीत गया वो पक्ष, और जो हार गया वो विपक्ष। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विपक्ष कह सकते हैं बच्चों। अच्छा, विपक्ष का नेता बनने के लिए भी याद रखिएगा, ये नहीं कि हारना तो आप ये कहिएगा सर हारता तो बहुत सारा पार्टी है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन बनेगा। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम जो है ना, कम से कम उनको 10%, कितना प्रतिशत, 10% अगर कहा जाए तो कम से कम 58 गो सीट क्या करना होगा, 58 सीट हासिल करना होगा। यानी विपक्ष का नेता बनने के लिए याद रखिएगा बच्चों, विपक्ष का नेता बनने के लिए यदि विपक्ष का नेता अगर बनोगे तो कम से कम लोकसभा में 58 सीट क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए, तभी आप विपक्ष के नेता का दावेदार होंगे। जैसे अभी वर्तमान में राहुल गांधी क्या है, विपक्ष के नेता हैं। आइए अब विपक्ष के नेता को हम लोग देखते हैं, लेकिन एक बात आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर विपक्ष के नेता के विषय में आपने चर्चा किए, तो यहां पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, पक्ष था। देखिए कितना वोट मिला है इनको, तो ये तो पक्ष में था। बिल्कुल यही चीज दिखाने के लिए हम लिए कि ये मेरा विपक्ष का नेता नहीं हुआ, ये तो पक्ष का नेता हुआ, और शेष जितना भी नेता है बहुआ वो सारा कुछ क्या ना, विपक्ष का नेता है। जैसे आप सोशलिस्ट पार्टी को देख सकते हैं, इतना वोट मिला, लेकिन देखिए यहां पे इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट मिला। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह ये रहा आपका, विपक्ष का नेता ये आपका हो गया, ये आपका विपक्ष का नेता हो गया। ठीक है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और ये आपका क्या हो गया, विपक्ष का नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसका ये आप देख सकते हैं चुनाव चिन्ह, इसका स्टार है, इसकी ये सीपीआई इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीआई कहते हैं। ठीक है, सीपीआई भी कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या था, विपक्ष का नेता था। और भी था भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ जो है, ये जो भारतीय जनसंघ है इसको इतना वोट मिला था। और ये आपका देखिए अखिल भारतीय जनसंघ, दीपक छाप। ठीक है, ये दीपक, दैट मीन्स दीपक आप समझ रहे होंगे नहीं, अनुसूचित ठीक है जाति संघ, इसको इतना वोट मिला, और इसका चुनाव चिन्ह ये रहा आपका। फिर अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, इनको इतना वोट मिला, और इसका चुनाव चिन्ह ये रहा आपका, देख सकते हैं। कृषक लोक पार्टी, इसको इतना क्या मिला, वोट मिला, और लोक दल का देख सकते हैं कि बैल है, जोड़ा बैल है और एक किसान है। ये सारा क्या था, विपक्ष का पार्टी था। क्या था बच्चों, विपक्ष का पार्टी था। लोकसभा में विपक्ष का क्या था, पार्टी था। चलिए अब हम लोग जानते हैं मतदान में, मतदान के बदलते तरीके।
शुरुआती दौर में क्या था ना, जितनी आप आधुनिक वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं ना, वोट को लेकर कि हम लोग ईवीएम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखते हैं, ऐसे दाबते हैं, पिप करता है और वोटिंग वगैरह सब हो जाता है। ये सारा कुछ नहीं था। पहले क्या था ना कि इस प्रकार से स्वास्तिक का जो है ना, इस प्रकार से आप देखे होंगे, समझिएगा, इस प्रकार से क्या था ना, स्वास्तिक का चिन्ह था और इस प्रकार से ऐसे करके क्या था, मोहर लगा हुआ था। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से ये आपका स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। एक बार फिर से हम बना देते हैं। ये आपका बच्चों क्या हो गया, स्वास्तिक का चिन्ह हो गया और इस प्रकार से मोहर था और ऐसे करके उठा के एक बैलेट पेपर होता था, एक बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर, और इसमें क्या होता था, छाप हुआ करता था, छाप। ठीक है, छाप हुआ करता था बच्चों, छाप हुआ करता था। आप अपने दादा वगैरह सबसे पूछिएगा तो एकदम बताएंगे, छाप हुआ करता था। और मान लिया इसमें क्रम रहता था 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो जिस पे वोट देना है ऐसे करके क्या करना था, वोट लगा देना था और बैलेट पेपर को मोड़कर एक बक्सा में गिरा दिया जाता था। ठीक है, ऐसे चुनाव होता था, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाई थी। रिजल्ट जो है बहुत दिनों के बाद आता था। चुनाव आयुक्त को बहुत समस्या होती थी, लेकिन अब क्या हो गया ना, ईवीएम मशीन आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव होता है, जो चुनाव आयुक्त को काउंटिंग करने में ज्यादा समस्या नहीं होता बच्चों। तो वही कह रहा है कि मतदान के बदलते तरीके, अर्थात कैसे कैसे समय बदलता गया और वोट करने की जो स्थिति थी उसमें भी क्या आया, बदलाव आता गया। प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर एक उम्मीदवार के लिए, ठीक है, एक मत पेटी रखी जाती थी। बताइए, एक उम्मीदवार के लिए एक पेटी। अभी कितना उम्मीदवार खड़ा होता, उतना पेटी लगाया जाता। ठीक है, जिस पर उम्मीदवार का चिन्ह अंकित होता था। प्रत्येक मतदाता एक खाली मत पत्र दिया जाता था, जिसे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डाल दिया जाता था। यानी एक ठो क्या किया गया, बैलेट पेपर दिया गया और इस पेपर को मोड़कर जिसमें आपको गिराना है, दैट मीन्स अगर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से यदि हम क्या किए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये बॉक्स हो गया। अब इस जो है अंकल को, ये जो अंकल हैं, इस अंकल को जिसको वोट देना होगा, ये जो अंकल देख रहे हैं ना, हम एक बड़ा सा अंकल को बनाते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा एक अंकल को हम बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, अंकल जी हो गए, नहीं, ठीक है। और इस अंकल जी को जहां वोट देना होगा, ये बैलेट पेपर को लेकर उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। बड़ी समस्या होता था इन चीजों को लेकर। ठीक है, तो ऐसे समस्याओं से मुक्ति मिला। धीरे धीरे वैज्ञानिकों का जो टेक्नोलॉजी है, इससे धीरे धीरे प्रयास से हुआ, क्या हुआ, मुसीबतें टली। प्रत्येक मतदाता को एक खाली पत्र दिया जाता था और वो बॉक्स में गिराता था। फिर इन मत पेटियों को तैयार करने में बहुत परिश्रम का समय लगता था। बताओ, उतना जो बड़ा बड़ा बक्सा बनाएगा तो उसमें पैसा खर्च होगा, और पैसा छोड़ो, मेहनत कितना होगा, बहुत मेहनत होगा। अतः शुरुआती 2 चुनाव के बाद यह तरीका बदल गया। शुरुआती 2 चुनाव, आज 2 चुनाव की अगर बात करें तो पहला क्या हो गया 1952 और दूसरा क्या हो गया आपका 1957। इस प्रकार से यही दोनों जो है चुनाव में ये चीज दिखाया गया। बाकी बाद में क्या कर लिया गया, चेंज कर लिया गया बच्चों। बाकी बाद में क्या कर लिया गया, चेंज। मतदान पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं, ये जो चुनावी प्रक्रिया है, ये आप वोटर कार्ड देख सकते हैं, आंटी लोग के पास है और ये वोट गिराने जाएगी। ठीक है, मतदाता को इस मत पत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। यह तरीका 40 वर्षों तक अपनाया जाता था। कितना, मात्र कितना, 40 वर्षों तक ही अपनाया जाता था, 40 वर्षों तक। सन 1990 के दशक अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं EVM, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया गया और जो है इसको EVM हम कहते हैं।
प्रयोग शुरू में किया गया और वर्ष 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे कि 2004 तक में जो है ना, 2004 तक में पूरे जो है देश में, लगभग देश में, मतलब अपने पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, लगभग राज्य में वोटिंग मशीन का क्या हो गया, शुरुआत। तो देख सकते हैं ये आंटी लोग जो है जा रही है वोट गिराने के लिए, और ये आपका ईवीएम है, और जहां आपको दबाना है वहां बटन को क्या करना है, पुश करना है, दबाना है, और इस प्रकार से उंगलियों में क्या करेगा, एक मार्का लगा देगा। इससे आप कह सकते हैं कि हम वोट क्या किए, गिरा दिए। वोट हमारा क्या है, अधिकार है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। समाजवादी दल देख रहे हैं ना, ये अखिलेश भैया को समाजवादी पार्टी, साइकिल छाप, चुनाव चिन्ह साइकिल छाप, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। भारत में समाजवादी पार्टी की सर्वप्रथम स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह 1934 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस के अंदर हुई थी। ये कब, कांग्रेस के अंतर्गत ही हुआ था। उस समय इसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। क्या नाम था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। 1948 में कांग्रेस की सदस्यता के नियमों में परिवर्तन किया गया। यह निर्धारण किया गया कि कोई भी सदस्य एक साथ दो पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। पहले मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ ही था, अब फिर बाद में नियम चेंज हो गया कि एक ही पार्टी के अंतर दो पार्टी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप पार्टी बनना चाहते हैं, अपना अलग धंधा पानी करना चाहते हैं, तो भाई फुट्टो आप अलग हो जाइए और हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है, समाजवादी पार्टी का जो स्थापना हुआ कब हुआ, 1934 ईस्वी में हुआ। इसे जयप्रकाश नारायण तथा समाजवादियों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। किनको किनको, जयप्रकाश नारायण को और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और 1948 में एक पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। एक पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी जिसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, आप देख सकते हैं इसका चुनाव चिन्ह, ठीक है। भारतीय साम्यवादी जो पार्टी है, जिसको हम लोग भाकपा भी कहते हैं, भाजपा नहीं भाकपा इसको कहा जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी फॉर कम्युनिस्ट, देखिए बताते हैं आपको, सी फॉर जो है ना, सी फॉर कम्युनिस्ट, और आपका जो है सी फॉर कम्युनिस्ट, इस ब्लैक चल देगा नहीं, ये सी फॉर कम्युनिस्ट हो गया, पी फॉर पार्टी हो गया, और आई फॉर क्या हो गया, इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की व्यवस्था, स्थापना हम कह सकते हैं, व्यवस्था भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 26 दिसंबर 1925 कानपुर नगर में हुई थी। याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, एम.एन. राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया था, किसने किया था, कहेंगे गुरुजी, एम.एन. राय ने इसकी स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह एम.एन. राय ने किया था। कब किया था, तो कहेंगे 26 दिसंबर, कब कहेंगे बच्चों, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में, ठीक है। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आया वीवीआई, क्या सब्जेक्टिव। तो जल्दी से बच्चों कमेंट करो और बताओ, मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि कैसा आपका लगा ये दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। एक दलीय प्रभुत्व,
में एक दलीय प्रभुत्व दौड़, अर्थात दूसरा चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देन हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, और वही सब्जेक्टिव जो एग्जाम में आएंगे VVI, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ हम क्या करेंगे आपको बता देंगे, बस वही आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। बिल्कुल VVI क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं। VVI क्या बताने वाले हैं? क्वेश्चन बताने वाले हैं सब्जेक्टिव। तो चलिए आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, ठीक है, ये थम्स अप टाइप कर दीजिए। समझ जाएंगे आप लोग तैयार थे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? चलिए हम बताते हैं इसके विषय में। एक दलीय प्रभुत्व क्या है? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? चलिए, एक दलीय मतलब होता है कि यदि चुनाव में, ठीक है, चुनाव में कोई पार्टी जो है वो किसी के साथ नहीं जाकर स्वयं अकेले ही क्या करता है, उस चुनाव को लड़ता है, इसी को हम एक दलीय चुनाव पार्टी कहते हैं। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें दूसरा कोई दल नहीं है, इसलिए एक दल लड़ रहा है, एक दलीय चुनाव, ठीक है। एक से अधिक दल मिलकर लड़ेगा तो बहुदलीय चुनाव। कोई दिक्कत? कहिएगा नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। देश में पार्टी करा कि देश में पार्टियां होती है, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियों सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक दलीय चुनाव प्रभुत्व, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। फिर से एक बार आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं ये क्या हो गया। चलिए, हाँ, तो यहां पे समझिएगा कि एक दल है, ठीक है, एक दल है, अर्थात एक दल, ऐसे समझिए ना, एक नेता पार्टी जो भी है दल है, ठीक है। और इसमें जो लीडर है ना, वो अन्य जितने भी लीडर हैं वह अन्य किसी दल की सहायता नहीं लेना चाहते हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसी को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वामपंथी दल क्या है, या वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है, अथवा एग्जाम में दूसरे, ये VVI है, एकदम छाप लीजिए। दूसरे तरीका से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है, भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की क्या विचारधारा है, ठीक है। तो सुनेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवाद पार्टी आदि वामपंथी दल कहलाते हैं। अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी वामपंथी दल कहलाते हैं। आप इसमें जो हंसिया हथौड़ा छाप देखे होंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग CPI अभी तुरंत कहे हैं, ठीक है। और ये अखिलेश चाचा का है क्या, समाजवादी पार्टी। इन्हीं सबको वामपंथी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी से निकलने का काम किया था। ऐसा दल वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता है, जो वर्तमान स्थिति है उसको बदलकर नई स्थिति को लाना चाहता है, ताकि समाज के दुर्लभ, पिछड़े, शोषित, दलित, विपन्न वर्ग का कल्याण हो। विपन्न मतलब क्या होता है बाबू? बहुत ही गरीब, ठीक है, व्यक्ति, उन सब के कल्याण हेतु नया माहौल लेना चाहता है, नया माहौल लाना चाहता है। जैसे अभी कहेंगे कि गुरुजी अभी बहुत सारी महंगाई सब क्या हुआ ना, बढ़ गया है, अब चाहता होगा, तुम लोग भी चाहता होगा कि नहीं इस महंगाई से कहीं ना कहीं छुटकारा मिले। तो वैसा पार्टी जो वर्तमान स्थिति को बदलकर कुछ नया स्थिति लाए जो जनता के हित में हो, उसी को हम वामपंथी कहते हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल। एक, ध्यान दीजिएगा, एक आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो आंसर सुनेंगे, यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो, तो वहां की दल पद्धति को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। मतलब कोई कंट्री है, समझो ना, इसे कोई देश है, हम दूसरा कर लेते हैं, अच्छा दिखाई पड़ेगा, चलो ये ले लेते हैं। तो
समझो ना, एक देश है, ठीक है, और उस देश में मात्र जो है ना एक ही दल है, एक ही क्या है, दल हैं, और इसी में जो भी नेता है ना वो चुनाव क्या करते हैं, लड़ते हैं, दूसरा कोई दल ही नहीं है। तो भाई दल ही नहीं है तो निर्विरोध ही क्या होगा, जीत जाएगा। विरोध तभी ना होगा जब अलग अलग दल होगा, लेकिन अलग अलग दल ही नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक दलीय व्यवस्था का तात्पर्य यही है कि वैसे देश जहां पर एक से अधिक दल नहीं हो और एक ही दल होकर शासन प्रशासन को चलाता हो, शासन प्रशासन का वागडोर अपने हाथों में रखता हो, वैसे दल को ही एक दलीय कहते हैं। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। निर्वाचन जो व्यवस्था है ना, वोटिंग की प्रक्रिया, उसमें 4 गो क्या क्या सुधार है, एकदम एग्जाम में पूछेगा। ये 2019 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे बच्चों, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए पूछने की एकदम संभावना है इस बार भी। तो याद रखिएगा, मत क्या क्या 4 होना चाहिए। मत पत्र के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना चाहिए और हो भी रहा है। प्रत्याशियों की जमानत राशि में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है, और 2 से अधिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब क्या होता है, यहां भी चुनाव लड़ गया, वहां भी चुनाव लड़ गया, भाई एक जगह चुनाव लड़ो और जीतो और वहां जनता का क्या करो, सेवा करो। आज यहां तो कल वहां, कल हेलीकॉप्टर इधर दौड़ेगा, परसों इधर दौड़ेगा, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर देना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए, और है भी कहीं ना कहीं कि 21 दिन से झूठे भरभर करते रहेगा इधर से उधर, तुम लोग भी डिस्टर्ब, पढ़ने लिखने में, हर चीज हर कुछ में, और जनता सबको भी क्या रहता है ना, जब चुनावी माहौल शुरू हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है, आपको पता होगा, तो ये जो है ना चुनाव प्रचारक में बहुत सारा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमेशा लोग का आवागमन बहुत तेजी हो जाता है, आप गुटबंदी बन के नहीं रह सकते हैं आचार संहिता में, ठीक है, किसी विशेष लोगों का पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो आचार संहिता में जो है, और किसी को जो है, किसी पार्टी को आप डायरेक्ट जो है उस पर जैसे मार पीट ये वगैरह सब नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इस पर कौन एक्शन लेगा, चुनाव आयोग एक्शन लेगा और फिर आपको दिक्कत में डाल देगा। चलिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, बिल्कुल जानते हो, पूरे 12th में अगर हल्का क्वेश्चन की बात किया जाए तो यही बाबू हल्का क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, समझो, यहां पर हम तुमको समझा रहे हैं। कह रहा है कि अप्रत्यक्ष, सिंपल समझो, अ मतलब होता है, कहिएगा गुरुजी, अ मतलब होता है, अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है, अ मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं होता है, और प्रत्यक्ष मतलब दिखना, ठीक है, दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। तो न, अब जोड़ दो इसको, नहीं दिखना चाहिए। वैसे चुनाव जो दिखता हम लोग को नहीं है उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव जो है, वो राष्ट्रपति का चुनाव कभी सुनेंगे, हम जा रहे हैं वोट गिराने के लिए, तो नहीं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, हालांकि आंसर को समझ लीजिए, ठीक है। इसमें, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें सत्ता जनमत में, सत्ता ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सत्ता है ना, इसमें सत्ता जनता में निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, या जो है कहने का मतलब है सारा जिम्मेदारी उनके पास होता है कि आप जनता को किस प्रकार अपने देश में उसके साथ किस प्रकार का कायदा कानून वगैरह सब लगा रहे हैं, और किस प्रकार का जो है आपने जो वो चार्जशीट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नियम, वो हम भूल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो है ना क्या करता है, एक बुक टाइप का, बुकलेट टाइप का जारी करता है कि हम जब हम जीत जाएंगे ये करेंगे, कैबिनेट के पहले जो है पहले मंत्री, कैबिनेट के पहले जो मीटिंग होगा ना, उस मीटिंग में मेरा पैन चलेगा तो 10 लाख रोजगार मिल जाएगा, 5 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, 2-2 लाख रुपया मिल जाएगा, काला धन वापस हो जाएगा, तो ये वगैरह वगैरह सब क्या होता है ना, जारी होता है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुदलीय व्यवस्था, अभी आपको समझाए हैं, सीधा समझो बहुदलीय व्यवस्था के विषय में क्या है, बहुदलीय, ठीक है,
बहुदलीय के विषय में समझना है आपको। क्या समझना है? बहुदलीय क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जब एक दल से अधिक दल क्या करे, ध्यान दीजिएगा, एक दल से अधिक दल किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में एक दल से क्या अधिक चुनाव लड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। जैसे इसका उदाहरण भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। भारत में कैसी चुनावी प्रक्रिया है? बहुदलीय चुनावी प्रक्रिया है बच्चों। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, आंसर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी देश में एक को दल लड़े चुनाव, तो एक दलीय। किसी देश में एक से अधिक दल चुनाव लड़े तो हम लोग क्या कहते हैं? बहुदलीय। आइए ध्यान देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में भाग लेते हैं तथा सभी दल पृथक रूप में या गठबंधन के रूप में सरकारी विभागों पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा इशू है, दैट मीन्स बहुत बड़ा क्या है ना, जनता के लिए दिक्कतें हैं। अब देखिए, ये इस प्रकार से अलग अलग, हम इसको अलग पेन से दिखा देते हैं आपको। अलग अलग जो है ना, ये अलग अलग पार्टी हो गया, अलग अलग पार्टी। ये आपका क्या हो गया? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र। अब यहां पे अलग अलग पार्टी मिलकर क्या किया? चुनाव लड़ा। इसका सीधा समझो, एक दलीय में क्या है कि हम अकेले लूटेंगे। जो राजनेता सबका जो सोच होता है मेनली, अकेले लूटेंगे। बहुदलीय मतलब तहु लूटो तहु लूटो तहु लूटो। समझ में आ रहा है बात? मतलब कि कोई भी चीज जो है, अब अगर कोई भी देश के लिए कोई काम करना है इसको, तो पहले अकेले था, किसी को पूछना था? नहीं पूछना था। लेकिन अब बहुत सारा ये भी, तो सबसे पूछेगा क्या ये चीज, ये देश में आना चाहिए, ये होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ये। तो इसमें क्या है? जनता का बड़ी मरण है। समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं बहुदलीय से बढ़िया क्या था? एक दलीय। ठीक है, एक दलीय मतलब क्या कि बहुमत में किसी एक का सरकार हो तो जो करेगा वही करेगा। और बहुदलीय में क्या होता है? सबको पूछना वगैरह सब पड़ेगा, तब जनता की कोई हित की बात सोची जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि बहुदलीय व्यवस्था अच्छा है, कुछ लोगों का मानना है कि बहुदलीय व्यवस्था अच्छा नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा, जिसको फुल बहुमत मिलता है ना, वो मजबूत सरकार होता है। और जो बहुदलीय व्यवस्था के तहत चुनाव जीतता है, अपनी सरकार को बनाता है, वो लचीला होता है। जैसे अभी जो है कैबिनेट का 3.0 जो बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो सरकार बना हुआ है, इसमें आप जानते हैं कि पूर्णतः बहुमत नहीं मिलने के कारण बहुत सारे पार्टियों के साथ जो है ना, बहुत सारे पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बना है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1952, ठीक है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट पर विजय प्राप्त हुई? ये तो हम आपको बता ही दिए थे नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए। वयस्क मत अधिकार के आधार पर 18 करोड़ मतदाताओं भाग लिया। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 364 सीट पर क्या हुआ था? 364 सीट मिले थे। 364 वोटों के साथ विशेष सफलता, यहां वोटों नहीं सीटों होगा। क्या होगा बाबू? यहां जो है ना 364 वोट नहीं, यहां पर सीट होगा। ठीक है, याद रखिएगा सीट। 364 सीट के साथ विशेष सफलता प्राप्त की तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना? 26 सीट। कितना सीट? 26 सीट जीतकर, 26 सीट बोले तो 10% सीट को क्या किया था? हासिल किया था। और सबसे बड़ी विरोधी पार्टी का श्रेय लिया। तो याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव में विपक्ष का नेता किस पार्टी से बनेगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। और जो पक्ष का नेता है वो कांग्रेस पार्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। प्रथम आम चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरा कदम, ये आपको बताए हुए थे, सुनिएगा। भारत जैसे विशाल देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण कदम था। क्यों था? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां 15% ही क्या था?
पढ़े लिखे लोग थे, साक्षर लोग थे, और 85% क्या थे, निरक्षर यानी कि अनपढ़ थे। मतदाता सूची को 6 माह में तैयार करने के लिए लगभग 16,000 क्लर्क की नियुक्ति की गई थी। कठोर जलवायु एवं अन्य चुनौतियों के कारण चुनाव को 68 चरण में, कितना चरण में, 68 चरण में जो है कराया गया था। कहिएगा चरण क्या है सर, तो अलग अलग दिनों में जो चुनाव होता है उसी को हम लोग चरण कहते हैं। उस समय आज की तरह मतदान पत्र नाम एवं चिन्ह अंकित नहीं थे। लोहे की करीब 2 करोड़ 12 लाख पेटी तैयार की गई। समझो इतना बड़ा, जिससे बड़ा जो पेटी था वह लोहा का बना हुआ था, और कितना पेटी, 2 करोड़ 12 लाख पेटी तैयार की गई थी, तथा 62 करोड़ मत पत्र छपे थे। कितना छपे थे, 62 करोड़। ठीक है, तो करोड़ को ध्यान दीजिएगा, 62 करोड़ क्या थे, छपे हुए थे। क्या छपे हुए थे, मत पत्र, जिसको वॉयलेट पेपर कहते हैं। इन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण था। अब मान ले जाए कोई किसी प्रकार का रास्ता में दुर्घटना कर दिया, गाड़ी से जो है पेटी को उतार लिया, तो दिक्कत है ना, इसलिए चुनाव आयुक्त के लिए क्या था, दिक्कतें थी। चलिए अब आपका क्या आ गया, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। इसका जल्दी से हम जवाब नहीं देंगे, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सारा जो आपने थ्योरी पढ़े ना बाबू, इसी से क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग डील करते जाइए। तो क्या हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक माने भारत में किस प्रकार का चुनाव प्रणाली जो है, एक दलीय व्यवस्था है। चुनाव एक दलीय व्यवस्था है, नहीं है, द्विदलीय है, नहीं है, बहुदलीय है। बिल्कुल आपका गौ नंबर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो याद रखिएगा, द्वितीय आम चुनाव में, द्वितीय एक सेकेंड, ठीक है, समझिएगा, द्वितीय, ये क्या हो गया, द्वितीय आम चुनाव में मिला था। अब ये बता दो द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, करा कि 1952 के पहले आम चुनाव के बाद, 1957 के दूसरे आम चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे आम चुनाव के बाद, 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद। इसका आंसर भी बताया, द्वितीय आम चुनाव के बाद। तो द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा आपका क्या नंबर, 2, दैट मीन्स ख नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पार्टी को दक्षिण वामपंथी, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि भारत की किस पार्टी को दक्षिण वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। ठीक है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, ऐसा कौन सा पार्टी है, जल्दी से बताइए। तो यहां जो है इसका क्या आंसर होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी नहीं होगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग भाजपा कहते हैं। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है बबुआ, इसका चुनाव चिन्ह है कौन सा छाप, तो जान रहे होंगे, इसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप। ठीक है, कमल छाप। चलिए अगला क्वेश्चन, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था। तो 1971 में जो बना था, यह इंदिरा गांधी का सरकार बना था, और इसमें क्या था, गरीबी हटाओ का नारा। यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा किसने, इंदिरा दीदी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी के नेता कौन थे। ठीक है, नरेंद्र देव ये बिल्कुल था, राम मनोहर लोहिया ये भी थे, जयप्रकाश नारायण ये भी थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप जानते हैं कि दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1800
1885 ईस्वी, ठीक है, दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे, अध्यक्ष अगर कहा जाए तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और अध्यक्ष ये हो गया, ये क्या हो गया, अध्यक्ष बच्चों हो गया। यदि संस्थापक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा A.O. ह्यूम, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है S.N. बनर्जी, ये आपका अध्यक्ष। फिर से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ लीजिए। ये आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, संस्थापक, और ये आपका जो है बनर्जी जो है, ये क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष। स्थापना कब हो जाएगा, स्थापना 1885, ठीक है। चलिए, हो गया मोटा मोटी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, संस्थापक जो है A.O. ह्यूम और जो है अध्यक्ष थे A.N. बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और यह रहा अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, अभी तुरंत बताएं, 1885। चलिए अगला सवाल, यह रहा आपका अगला सवाल। कहते हैं कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। आप जानते होंगे कि 2019 में, ध्यान दीजिएगा, 2019 में मोदी जी ने, ठीक है, आप लोग जानते होंगे बाबू, 2019 में मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी के द्वारा 370 का धारा जो है हटाया गया था। कहां से, जम्मू कश्मीर से। कहां से, जम्मू कश्मीर से क्या किया गया था, हटाया गया था। तो याद रखिएगा किससे संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पंचसूत्री कार्यक्रम किसने शुरुआत किया। देखिएगा, पंचसूत्री कार्यक्रम जो है ना, वो संजय गांधी ने शुरुआत किया था। यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कह दे 10 सूत्री, क्या कह दे, 10 सूत्री, या आपसे कह दे, आपको ये प्रश्न कर दे 20 सूत्री, 20 सूत्री, ये सब हो जाएगा, इन दोनों का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। याद रखेंगे, 10 सूत्री, 10 सूत्री, ठीक है, 10 सूत्री या 20 सूत्री की बात किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इंदिरा गांधी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी होगा। बताइए क्या होगा, यहां पर है क्या कि यहां पे है उपाध्याय, ठीक है, दोनदाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हम पहले बता दिए थे कि कहिएगा गुरुजी, इसका आंसर आपने बता दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला रहा, ये रहा अगला प्रश्न। वर्तमान में, भारत में वर्तमान कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं। अच्छा, राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रीय दल होने के लिए कहीं जो है लोकसभा के चुनाव में कम से कम 3 स्टेट से, कितने स्टेट से, 3 राज्य से, ठीक है, कम से कम 3 राज्य में कितना, 2% क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब 2% कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आपको 2 से 3 सीट क्या होना चाहिए, जीता होना चाहिए। 3 सीट किसी भी 2-3 राज्यों से कम आप 2-3 सीट जीत लेते हैं, कोई भी दल जीत लेता है तो उसको राष्ट्रीय दल, ठीक है, घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो सब कुछ अपना फिलअप कर लेता है राष्ट्रीय दल के लिए, यदि वो अनुकूल है तो बिल्कुल उन्हें राष्ट्रीय दल घोषित किया जाएगा। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, इसको तो आप बता ही सकते हैं, 1957। प्रथम याद रखिएगा, पहला 1952, दूसरा 1900 कब 57 और तीसरा 1962। ये आपका पहला हो गया, ये पहला
आम चुनाव हो गया, ये दूसरा आम चुनाव हो गया, दूसरा आम चुनाव हो गया, ये तीसरा आम चुनाव हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हैं? जल्दी से बताइए, भारतीय जनसंघ जो है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हैं? तो जल्दी से बताइएगा, भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक हैं वो क्या होंगे? वीर सावरकर नहीं होगा, महात्मा गांधी नहीं होगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताइए, जनता पार्टी की स्थापना हो रहा है और इन जनता पार्टी की स्थापना को बताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी, इसमें क्या आप अंतर समझते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल अलग अंतर है। जनता पार्टी एक अलग पार्टी है जिसकी स्थापना 1970 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था, इसलिए यहां पे इसका आंसर ये सही होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आप जानते हैं, 5 सितंबर को कौन नहीं जानते बताइए तो? 5 सितंबर जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में जो है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हीं वही तो न था क्या प्रथम क्या वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कहते हैं हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिको। चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होगा? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब बिहार के प्रथम जो है कौन थे, सीएम कौन थे? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण बाबू, यही हो जाएगा कौन सी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ये रहा आपका अगला प्रश्न, डीएम। ठीक है, डीएमके, डीएमके किस मतलब किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? किस राज्य का? जैसे आरजेडी आप जानते हैं ना, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी का, ठीक है, आप जदयू नीतीश कुमार जी का, लोजपा यानी आपका जो है ये अभी वर्तमान में चिराग पासवान जी हैं, उनके पिताजी के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। तो यहां करा डीएमके, इसी प्रकार से डीएमके, तो जदयू, ठीक है, आरजेडी, लोजपा, ये बिहार का क्षेत्रीय पार्टी है। उसी प्रकार से डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो असम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? असम का। चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल गलत है। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल गलत है। सरदार पटेल, बिल्कुल गलत है। इसका क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। आइए इसमें समझ लीजिएगा, ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम थे। क्या थे? पीएम थे। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या थे? राष्ट्रपति थे। शॉर्टकट में लिख देते हैं, ये आपका पीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। ये सरदार पटेल क्या हो गया? होम मिनिस्टर। कौन मिनिस्टर? एचएम, होम मिनिस्टर। कोई दिक्कत? देख रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और सरदार पटेल जी ये गृह मंत्री थे पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के दलीय व्यवस्था हैं? ठीक है, अथवा भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था देखिए कहीं पे है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। बिल्कुल आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल, कमराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? ध्यान दीजिएगा, करा कि कमराज जो योजना है यह किस वर्ष प्रस्तावित की? जल्दी से आपको बताना है बच्चों कि कमराज जो है किस प्रकार से कमराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई। तो इसका जो है 1965 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 1900 क्या हो जाएगा? 61। ठीक है, 1961 नहीं, ये 1961 नहीं, ये 1963 बच्चों सही है। ठीक है, 110% क्या है? सही है, 1963 होनी चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। तो कमराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? 1963 ईस्वी में की गई। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझे होंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपके
अनुराग सर आपको पॉलिटी के हर एक चैप्टर को कराने वाले हैं। जो भी दिक्कतें, जो भी समस्या होंगे जरूर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है। और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल योद्धा एकेडमी आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करके आपकी जो भी, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई को लेकर, कोई क्वेश्चन को लेकर जो भी है, उनको आप क्या कीजिए, जल्दी से कीजिए। और चैप्टर वाइज हर एक क्लास को करने के लिए आज ही योद्धा एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे आर्ट्स वाले सेशन पे जाना है। और बिल्कुल क्रैश कोर्स क्या है, फ्री है। ये क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और प्रॉपर रूप से उम्मीद कीजिए आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद अध्याय 3 हम आपको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है अलग अलग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक इत्यादि को पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद।